ओके, लेट मी स्टार्ट। शुरू करते हैं आज का आगे का पोर्शन एंड लेट अस हैव द स्क्रीन शेयर। उसके अंदर ये डी पॉइंट देखो, यहाँ से हमारा बाकी है। ये नोटिफाइड पर्संस का ग्रुप है, ये स्पेशल कैटेगरी है जो गवर्नमेंट ने अलग अलग नोटिफिकेशन थ्रू नोटिफाई की गई है। और ये लोगों को क्या करना है, ये लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। वी आर स्टडिंग सेक्शन 23 in which we are studying the name of the peoples who are not required to be registered। तो उसमें ये स्पेसिफाइड कैटेगरी में अब आ रहा है पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स नोटिफाइड अंडर नोटिफिकेशन नंबर 56 or 2028 sorry 2018 up to rupees 20 lakh 10 lakh, such person must have PAN and generated the e-way bill। सर ये पॉइंट, दैट इज सी पॉइंट और डी पॉइंट, दोनों में फर्क क्या है? तो सी पॉइंट में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन था। देखो मैंने बोर्ड उधर उसको अलग कलर से उसको अलग बताया है। ये कौन था? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। देखो तो, है ना? जबकि यहाँ कौन है? यहाँ पर्सन है, मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। तो यहाँ आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन थे, आप खुद गए थे 10 दिनों के लिए उधर। और ये वाले केस में आप रजिस्टर्ड हो गुजरात में, और गुजरात से आप महाराष्ट्र में या राजस्थान में इंटरस्टेट सप्लाई करते हो। किसका? हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, हैंडीक्राफ्ट गुड्स। और उसका इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो आपको, अगर आपका 20 लाख या 10 लाख का टर्नओवर नहीं हुआ तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। कंडीशन वही दोनों कि आपके पास पान होना चाहिए एंड दूसरा आप ई-वे बिल जनरेट करने चाहिए। सर फर्क समझाओ, ये कुछ फर्क समझ में आए, तुरंत आए ऐसा नहीं है। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ, है ना? दो लोगों का नाम देके बात करता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो मेरे साथ देखते जाओ सब लोग। एक है मिस्टर रूपानी, आपको मालूम है गुजरात के सीएम है। और दूसरे है मिस्टर ठाकरे, मिस्टर उद्धव ठाकरे। अब ये दोनों के एंगल से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मिस्टर रूपानी है, इज अ रजिस्टर्ड इन गुजरात, गुजरात में रजिस्टर्ड है। ये बंदे किस में डील करते हैं? हैंडीक्राफ्ट में। और उसको कहां जाना है? तो उसको जाना है नाउ मुंबई। मुंबई के अंदर है ना, एक क्या रखा है वहां, एक बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, 10 दिनों के लिए एक सेल लगा है, सेल, है ना? मुंबई में सेल लगा है। और वो सेल में उसने स्टॉल लिया है। क्या लिया है? स्टॉल। और कितने दिनों के लिए? फॉर 10 डेज, 10 दिनों के लिए वहां जाना है। अब मिस्टर रूपानी का जो टर्नओवर है, वो टर्नओवर है लेस देन 20 लाख। पहली सिचुएशन, टर्नओवर है, यहां लिखता हूं, चलो। टर्नओवर है लेस देन 20 लाख एंड दूसरा है टर्नओवर सपोज ग्रेटर देन 20 लाख। अब चलो मेरे को बताओ, मिस्टर रूपानी को पहले वाले केस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? तो आंसर है नो, रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड। मिस्टर रूपानी क्या है? तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। ये वाले केस में क्यों? क्योंकि वो बॉम्बे जाते हैं 10 दिनों के लिए, तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गए। तो रूपानी, उनको 20 लाख से उनका टर्नओवर कम है पिछले साल में, तो ये बंदे को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बट सपोज उसका टर्नओवर ज्यादा है, ग्रेटर देन 20 लाख है, तो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन।
समझ में आया? अब ये पहला केस खत्म हो गया मिस्टर रूपानी का, और मैं बताऊं ये चीज कौन सी थी? तो ये चीज थी आपकी, ये स्पेशल कैटेगरी आइटम का पार्ट सी था, नंबर सी फॉर रूपानी। अब मैं आपको डी का एग्जांपल दे रहा हूं, ये डी का एग्जांपल है ना, उद्धव ठाकरे का है, उसको देखिएगा, ठीक है? अब मैं डी वाला एग्जांपल ले रहा हूं मिस्टर उद्धव ठाकरे का। अब उद्धव ठाकरे कौन है? तो रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, वो भी हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करते हैं। और वो एक बायर है, उनके एक बायर है, ही इज अ सेलर, उद्धव ठाकरे इज अ सेलर। अब उनके एक बायर है, बायर कौन है? तो भाई बड़ौदा से एमएम शाह सर है, वो उनके बायर है। अब उद्धव ठाकरे हैंडीक्राफ्ट गुड्स एमएम शाह सर को भेजता है, क्यों? क्योंकि एमएम शाह सर ने फोन पे उनको ऑर्डर दिया, और उद्धव ठाकरे जी वो गुड्स, हैंडीक्राफ्ट गुड्स एमएम शाह सर को भेजते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मिस्टर उद्धव ठाकरे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब पहली सिचुएशन, ये सिचुएशन कॉमन है दोनों में। पहली सिचुएशन कि उद्धव ठाकरे जी का टर्नओवर 20 लाख से कम है, लेस देन 20 लाख है, तो उद्धव ठाकरे जी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि वो डील कर रहे इंटरस्टेट सेल्स में, सप्लाई ऑफ गुड्स में। आगे हमने पढ़ा था कि इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस लेस देन 20 लाख हो तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ पढ़ा था? देखो, वो भी हमने पढ़ा था, ये नंबर बी में, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज 20 लाख 10 लाख तक है, आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अब बात आ रही है गुड्स की। अब गुड्स में दो प्रकार हो गए, हैंडीक्राफ्ट गुड्स और नॉर्मल गुड्स। अब हैंडीक्राफ्ट गुड्स की बात हो रही है अभी, ठीक है? हैंडीक्राफ्ट गुड्स, अब उनके बायर है बड़ौदा के, फ्रॉम बड़ौदा। बड़ौदा कहाँ है? गुजरात में। अब महाराष्ट्र से गुजरात में जो सेल होगा वो इंटरस्टेट सेल होगा, तो ये ट्रांजैक्शन बन गया इंटरस्टेट सप्लाई का फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात। और यहाँ क्वेश्चन ये है कि मिस्टर उद्धव ठाकरे को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, तो पिछले उनका टर्नओवर लेस देन 20 लाख है, तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, तो नो, नॉट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, या फिर नॉट रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रॉपर लिखता हूं, दोनों में सेम आए ना, रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड। बट सपोज ये ट्रांजैक्शन के साथ उद्धव ठाकरे जी का टर्नओवर क्रॉस हो गया कितना? 20 लाख से, तो अब उद्धव ठाकरे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यस, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, बट ये रजिस्ट्रेशन कैसा होना है मालूम है? एज ए नॉर्मल एसएससी। सर ये नॉर्मल एसएससी क्या होता है? पहले तो एसएससी कौन होता है? तो एसएससी इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर जीएसटी। जीएसटी में एसएससी की डेफिनेशन ये है। तो आप मेरे को बताओ, ये वाले केस में उद्धव ठाकरे जी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो यस, 1 मिनट, मेरे घर में लाइट चली गई है, तो मैं दरवाजे खिड़कियां खोलता हूँ, आप चालू रखिए। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर, ऐसे ही पड़ा है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ आप देखो, उद्धव ठाकरे जी को ये वाले केस में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि आप देखो, हम पढ़ रहे थे, ये स्क्रीन शेयर में कर रहा हूं, वहां देखो आप, इसमें अभी मैं डी पढ़ा रहा हूं
कि पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स नोटिफाइड अंडर दिस नोटिफिकेशन नंबर 56, वहां सच पर्सन मस्ट हैव पान एंड जनरेटेड ई-वे बिल। बट यहाँ मेन चीज है वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करता है एंड इंटरस्टेट सप्लाई करता है। और मेन बात ये डी वाला कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता तो पॉइंट नंबर सी में आ जाता, बट सिंस ही इज नॉट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सो ही इज कवर्ड अंडर दिस पॉइंट नंबर डी। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? ओके, तो ये पॉइंट डी आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे का पोर्शन देखते हैं। अब है ना, ये पार्ट जो मैंने आपको अभी मैं बोर्ड पे एग्जांपल मैंने लिखा है वो व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आपके इंडिविजुअल सर ग्रुप ये पे आ जाएगा। सर हाँ बोलिए। ये टर्नओवर सर एग्रीगेट टर्नओवर चेक करने का या फिर वो दूसरे स्टेट में सिटी डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एग्रीगेट टर्नओवर ही चेक करना है। ओके सर। क्योंकि सी टैक्स पे करने के लिए अलग टर्नओवर चेक करो वो अलग बात है, बट रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको कंपलसरी ये एग्रीगेट टर्नओवर ही पढ़ना है। और एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हमने पढ़ी वैसे ही है। क्या क्या आता है एग्रीगेट टर्नओवर में? तो भाई एग्जम्प्टेड गुड्स, टैक्सेबल गुड्स सब आ जाते हैं, एक्सपोर्ट एंड नोटिफाइड गुड्स। ओके, अब ये चीज मैंने आपको भेजी है, रिस्पेक्टिव ग्रुप में अभी मिल जाएगी आपको। सर हाँ बोलिए। આ કેઝ્યુઅલ ટેક્સેબલ પર્સન છે એ બીજા મુંબઈમાં ગયો એટલે કામ કરવા, हाँ, તો ત્યાંનું જોવાનું કે એમ ગુજરાતનું પણ नहीं જોવાનું? नहीं, उसका पर्सन एज ए होल टर्नओवर कभी भी कोई लोकेशन का नहीं होता है। टर्नओवर हमेशा एसएससी का होता है, और एसएससी के एक ही पान बेस्ड पे सपोज 5-6 रजिस्ट्रेशन है तो सभी का मिला के देखना है। कल मैंने मालूम है आपको वो एक कौन सी बुक थी, बांगर के कुछ पोर्शन मैंने आपको कल बताए थे, 6 पॉइंट याद रखने थे, और उसमें ये एक पॉइंट ये भी था, है ना? तो मैं चलो बांगर का वो पेज भी आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगी ये था। सर एक मिनट सर चलो वो आगे मतलब बढ़े। पहले से सर रजिस्टर्ड है गुजरात में, और फिर हाँ, वहाँ सिटी भी जा रहा है, तो सर उसका एग्रीगेट टर्नओवर तो पहले से 20 लाख से अप है, तो सर उसे अरे सीटीपी में रजिस्टर। गुजरात में रजिस्टर्ड होगा तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब हम्म, क्वेश्चन ये होगा कि महाराष्ट्र में जाके उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं हाँ लेना है, ये क्वेश्चन। बट हाँ सपोज वो गुजरात में रजिस्टर्ड ही नहीं है, बराबर धंधा सर। चालू किया उसने, 5-10 लाख का ही टर्नओवर हो रहा है, अब वो महाराष्ट्र में जाना चाहता है, तो उसको करना है कि नहीं करना है, तो उसमें ये प्रोविजन लगेगी। दूसरी बात कि चलो गुजरात में अनरजिस्टर्ड है, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अनरजिस्टर्ड है, बट उनको किसी ने गुजरात में गुड्स मांगे तो उसको गुड्स देना है, हाँ देगा, बट टर्नओवर उसका अभी तक जब से बिजनेस चालू किया है और पर्टिकुलरली ये फाइनेंशियल ईयर में उसका 20 लाख क्रॉस ही नहीं हुआ है, तो इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंटरस्टेट सेल के लिए। उसको गुजरात में एक सेल बेचने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? ये चीज समझ में आई आपको? आप जितने भी एग्जाम्पल बना के पूछ सकते हो, मेरे को पूछो, कोई टेंशन नहीं है ना। मैं आगे जाऊं अब? ओके, अब आगे जाता हूं, और आगे जाने के लिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। ये स्क्रीन शेयर आ जाओ, देखो। अब मैं पॉइंट ई के ओर जा रहा हूं, पॉइंट ई। उसमें देखो, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडमेड प्रोडक्ट्स। अब हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड हैंडमेड प्रोडक्ट्स, इसमें थोड़ा फर्क है। हैंडीक्राफ्ट क्या होता है एंड हैंडमेड क्या होता है, वो आपको मैं डिफरेंशिएट करता हूं। हैंडमेड प्रोडक्ट्स, यहां मैं टिक करता हूं, देखो, हैंडमेड प्रोडक्ट्स मेड बाय क्राफ्ट्समैन, मेड बाय क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन मीन्स जो ऐसे हैंडमेड गुड्स में डील करते हैं ना, उन लोगों को क्राफ्टमैन बोलते हैं। एंड उन्होंने ये वाले केस में सम यूज ऑफ मशीन्स अलाउड किया है। अब है ना, आइडियली अगर आपने पॉइंट सी और पॉइंट डी में देखा है तो उसमें हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, वहां 0 यूज ऑफ मशीन है, मशीन का 0 यूज है। जबकि
ये ई वाले केस में आपको मशीन की जरूरत है ना, थोड़ा थोड़ा आप मशीन का यूज कर सकते हो। ओके, तो देखते जाओ। अब 1 मिनट वेट करना, मेरे यहाँ लाइट आ चुकी है, तो मैं थोड़ा दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता हूँ। आई थिंक पॉइंट्स आर नाउ क्लियर आपको कि भाई सी में हैंडीक्राफ्ट गुड्स, डी में भी हैंडीक्राफ्ट गुड्स, बट सी में आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, मींस एक स्टेट में हो और दूसरे स्टेट में जाना चाहते हो, और दूसरे एक स्टेट में रजिस्टर्ड हो, दूसरे स्टेट में आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना है। अब ऐसा भी है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में आप एक स्टेट में रजिस्टर्ड ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में आप एक स्टेट में बिजनेस कर रहे हो, वहां आप रजिस्टर्ड नहीं हो बिकॉज ऑफ दैट टर्नओवर लिमिट। 40 लाख अब तो हो चुका है ना, तो उस गुड्स में डील कर रहे हो और 40 लाख क्रॉस नहीं हुआ है गुड्स का, है ना, या फिर पुरानी प्रोविजन के हिसाब से 20 लाख क्रॉस नहीं हुआ है, तो 20 लाख क्रॉस नहीं हुआ है, और अब आपको मुंबई में अपना धंधा अप्लाई मींस उसकी अजमाइश करना चाहते हो, उधर आप बेचना चाहते हो, तो वहां भी आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे ही सोचोगे, क्योंकि आपका सेटअप एक स्टेट में है और आप दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं। चलो, अब पॉइंट नंबर ई में आप हैंडमेड प्रोडक्ट्स बना रहे हो क्राफ्टमैन के थ्रू, एंड थोड़ा मशीन का यूज आप यूज कर सकते हो, तो वहां भी सेम प्रोविजन लगेगी। सेम प्रोविजन मींस क्या, ये वाली, कि आपको टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से कम होना चाहिए, एंड आपका पान होना चाहिए, और आप ई वे बिल जनरेट करने चाहिए। ओके, यहां अगर आपने ध्यान से देखा हो तो बी, सी और डी, सॉरी सी, डी और ई, तीनों में आप ये है ना, एक चीज गौर से देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एनालिसिस आप करें। आप ध्यान से देखिए, यहां भी इंटरस्टेट शब्द यूज हुआ है, यहां भी ध्यान से देखें तो इंटरस्टेट शब्द यूज हुआ है, और ये कैजुअल टैक्सेबल में तो इंटरस्टेट आता ही आता है, आप दूसरे स्टेट में जाते ही जाते हो, तो जहां इंटरस्टेट की बात आती है ना, वहां वो लोग ये ई वे बिल एंड पान ये सब देखते हैं। ठीक है, तो कैन आई शिफ्ट टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर एफ, पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्या है इधर, पर्सन मेकिंग सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट, पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अदर देन 95, जहां आपका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से कम हो, उसकी बात है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं, तो कल उसके बारे में थोड़ा मैंने बताया था लास्ट में। ई कॉमर्स ऑपरेटर ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग क्या बोले, इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करते हैं। उसके अंदर मैंने आपको नाम बताए थे कुछ, कि भाई आप अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, फिर स्नैपडील है, फिर अगर आप उनकी बात करें, क्या ये ओला उबेर है, फिर मेक माई ट्रिप वाले आ जाएंगे, होटल्स वाले, तो ये सब है ना ई कॉमर्स ऑपरेट करते हैं, वो ई कॉमर्स से ही बिजनेस करते हैं। पहले तो ई कॉमर्स मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मींस यू आर डूइंग अ बिजनेस थ्रू व्हाट, यू आर डूइंग बिजनेस थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट से आप बिजनेस कर रहे हो, तो उसको आप ई कॉमर्स बोलते हो। अब ये ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है, वहां मैं अपनी सर्विसेज रजिस्टर्ड कराता हूं। ये क्या है, अब उसका मैं बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आई एम सॉरी, सपोज क्यों, रियल एग्जांपल मेरा, मैं सर्विसेज में हूं, बट सपोज मैं रजिस्टर्ड, ये यहां मैं सपोज बोल सकता हूं क्योंकि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं सर्विसेज में हूं, मैं सर्विस डील करता हूं, और मैंने है ना एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के वहां मेरे को मेरी सर्विसेज के लिए रजिस्टर कराया है। कौन है सर, तो वो क्या बोलते हैं उसको, वो 10 बार 8 नंबर दबाने पड़ते हैं ना पूछने के लिए, क्या बोलते हैं इसको, कोई बोलेगा, जस्ट जस्ट डायल। जस्ट डायल।
अब जस्ट डायल है ना, ये एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और मेरी सर्विसेज वहां रजिस्टर्ड है। मीन्स अगर आप जस्ट डायल में इंक्वायरी करोगे ना कि भाई सीए में ट्यूटोरियल्स इन बड़ौदा, तो वहां हमारा DA क्लास का नाम दिखेगा और मैंने पेड करवाया है। मीन्स मैं मेरा नाम उधर लिखने का उनको पैसा देता हूँ। अब 1 साल तक चलता है और कुछ 1000 रुपए मेरे से ले लेते हैं और उस पे वो GST लगा के देते हैं बाय द वे। अब पहले क्वेश्चन ये है कि मेरे को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है अगर मैं ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं तो? मेरा टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ है सर्विसेज का 20 लाख, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है क्या? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन नंबर 23 और उसके अंदर वो टिपिकल नोटिफिकेशन नंबर कौन सा, देखो मेरे साथ, नोटिफिकेशन नंबर 6/2019 ये रहा। अब ये नोटिफिकेशन क्या बोलता है कि पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स, मीन्स मैं सर्विसेज दे रहा हूं पढ़ाने की बट थ्रू ई कॉमर्स। एक और बता रहा हूं, चलो एक और, ये जूम जो है, जूम, ये भी एक टाइप का ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया, जूम। ठीक है, अब जूम पे मैंने सर्विसेज दे रहा हूं आपको, मेरी सर्विस क्या है, पढ़ाना, और पढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर दैट इज जूम, उसका प्लेटफॉर्म यूज किया। आपको मालूम है मेरे को उसको रुपए देने पड़ते हैं। आपको लगेगा कि सर जूम की मीटिंग तो सब फ्री होती है ना, सब। ऐसा नहीं है, 40 मिनट तक का जो मीटिंग है ना वो फ्री है। आप देखना मेरे लेक्चर्स है ना 40 मिनट के नहीं है, 1 से 1.5 घंटे के हैं, और मेरे को पासवर्ड दूसरी बार अब देने की जरूरत नहीं रहती 9 अप्रैल के बाद। पहले आप देखना मेरे पुराने जितने भी लेक्चर्स थे ना 40 मिनट से कम के थे, मैं दूसरी बार आपको पासवर्ड देता था और फिर से हम पढ़ते थे। यहाँ ऐसा नहीं होता है। रीजन क्या है मालूम है? आई हैव टेकन अ पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ जूम। उसमें क्या होता है, मेरे को डॉलर में पेमेंट करना होता है। यू विल बी सरप्राइज्ड, आई हैव पेड डॉलर्स टू एक्टिवेट दिस। और उसकी वजह से है ना, अब मेरा पासवर्ड भी देखना, मेरा जो पासवर्ड आता है ना इजी आता है। आप देखना जब 9 अप्रैल के पहले के लेक्चर्स थे ना, तो शुरू में वो पासवर्ड में बहुत दिक्कतें आती थी, कुछ लोग जुड़ नहीं पाते थे कि सर ये पासवर्ड रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये नहीं आता है, नहीं एक्टिवेट होता है। अब ये प्रॉब्लम नहीं आता है। उसका रीजन क्या, सिंपल सा पासवर्ड आता है, न्यूमेरिक में पासवर्ड आ जाता है आपका। तो ये क्यों है? बिकॉज ऑफ आई पेड। अब देखो आपको पढ़ाने के लिए मैंने कौन सी सर्विस ली, ये जूम की। अब आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूं, वहां मैंने उनसे सर्विसेज ली। क्वेश्चन ये है कि मैं आपको वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सर्विसेज दे रहा हूं पढ़ाने की, तो मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है? तो आंसर है नो। क्यों? पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है ऐसा, पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, बट ये रेड कलर से लिखा है अदर देन सेक्शन 9(5). ये 9(5) क्या है मैं बताता हूँ। बट अदर देन 9(5) विथ एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20 लाख और 10 लाख, ठीक है, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। सर ये 9(5) में क्या आता है? तो जो बच्चे सीए वाले हैं इधर, उनको अभी सेक्शन 9 मैंने नहीं पढ़ा है, चार्जिंग सेक्शन। उसके अंदर 9(1) है, 9(2) है, 9(3) है, 9(4) है, 9(5) है। उसमें 9(1) में सेक्शन 9 सब सेक्शन 1, सब लोग सुन लीजिए, आपको रिवाइज हो जाएगा। 9(1) में जो लोग सीए में वाले हैं उनको रिवाइज हो जाएगा, सीए वाले आप पहली बार सुनेंगे। सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन है, उसके अंदर सब सेक्शन 1 है, वो बता रहा है कि जिनका टर्नओवर इतने से कुछ, ये जो टर्नओवर की प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे बढ़ जाए, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो वो लोग रजिस्ट्रेशन करा ले। एंड जो लोग रजिस्टर्ड है, मींस ये रजिस्ट्रेशन की प्रोविजन सेक्शन 22 से 30 में, बट सेक्शन 9 में लिखा है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है सेक्शन 22 के हिसाब से, those persons are liable to pay GST on supply of goods or service or both. मींस यहां उन्होंने ऑफिशियली लिखा है
कि जो सप्लाई कर रहा है, द पर्सन हु इज डूइंग सप्लाई, सप्लाई का डेफिनेशन आपको मालूम होगा, सेक्शन 7 पूरा सप्लाई पे है। तो जो सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज और बोथ का, और जो रजिस्टर्ड है, मीन्स जिनका टर्नओवर वो 20 लाख क्रॉस हो रहा है, those persons are required to pay GST on supply of goods or service or both. ऐसा है सेक्शन 9। फिर 9 on all goods other than salt, वहां ऐसा लिखा है, सब गुड्स सॉल्ट के अलावा। फिर 9(2) में लिखा है कि ये 5 आइटम पे जीएसटी कब से लगेगा, तो जब गवर्नमेंट एट द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बताएगी तब। वो 5 आइटम कौन सी है सर? एसीडी, अल्कोहल पीना, आपको मालूम है, वो मैंने आपको एब्रिविएशन बताया। एसीडी, एसीडी का मीनिंग क्या है? ए का मीनिंग है एविएशन टरबाइन, सी का मीनिंग क्या है? क्रूड पेट्रोलियम, डी का मीनिंग क्या है? हाई स्पीड डीजल। अल्कोहल को छोड़ दो, अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता, सेक्शन 9(1) में कहा है कि अदर देन अल्कोहल, सॉल्ट नहीं, अदर देन अल्कोहल। फिर एसीडी, अल्कोहल छोड़ दो, पीना, पी स्टैंड्स फॉर पेट्रोलियम व्हिच इज मोटर स्पिरिट, एंड ना मींस नेचुरल गैस। ये 5 पे जीएसटी कब लगेगा? तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 बता रहा है कि ये 5 आइटम पे जीएसटी लगेगा जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन थ्रू बताएगी, और ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट कब इशू करेगी? एट द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, और काउंसिल में सब स्टेट मेंबर्स है, तो स्टेट जब एग्री हो जाएंगे तब पेट्रोल डीजल जीएसटी में आएगा। दैट इज 9(2). 9(3) है ना, उसमें उन्होंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात की 9(3) में, और नॉर्मल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। 9(3) में फॉरवर्ड चार्ज है, 9(3) में भी रिवर्स चार्ज, 9(4) में भी रिवर्स चार्ज, 9(5) में भी रिवर्स चार्ज, बट 9(3) में क्या है? नॉर्मल रिवर्स चार्ज। नॉर्मल रिवर्स चार्ज में उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है गुड्स के लिए, एक नोटिफिकेशन दिया है सर्विसेज के लिए। वो लोगों को जीएसटी कौन भरेगा? तो सप्लायर नहीं भरेगा, कौन भरेगा? रेसिपिएंट भरेगा। ये 9(3) है। 9(4) में क्या है? 9(4) अभी अबेयंस में है, उसमें ऐसा लिखा है कि कोई रजिस्टर्ड बंदा कोई अनरजिस्टर्ड के पास से गुड्स या सर्विसेज ले, तो वो बंदे को खुद जीएसटी भरना है। अब ऐसा 9(4) में लिखा था, बट 9(4) को अभी अबेयंस में डाल दिया गया है, मींस टेम्पररी, इट इज नॉट ऑपरेटिंग, वो एप्लीकेबल नहीं, तो 9(4) नहीं है। 9(5) में क्या है? सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, और वो रिवर्स चार्ज, और वहां ई कॉमर्स ऑपरेटर में 2 ही नाम लिखे हैं। एक है ये ओला और उबेर वाले, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वाले, एंड दूसरा है जो मेक माई ट्रिप जैसे लोग हैं, जो आपको वो क्या बोलते हैं, होटल बुकिंग और वो सर्विसेज देते हैं। तो ये 2 लोग ही 9(5) में कवर्ड है। तो अगर आप 9(5) में ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले हैं, 9(5) वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, भले आपका क्या बोले टर्नओवर 20 लाख नहीं हुआ है तो। मीन सपोज मैं मेक माई ट्रिप में रजिस्टर्ड हूँ, मेरी एक होटल है, टर्नओवर ज्यादा नहीं हो रहा है, बट मैंने मेक माई ट्रिप पे रजिस्टर्ड कर दिया, तो अब मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इन द सेम वे, सपोज मैं ओला और उबेर जैसा हूँ, और मेरी एक कार है, ड्राइवर हूँ, टैक्सी ड्राइवर हूँ, बहुत धंधा नहीं मिलता है, तो ओला उबेर में मैं अपलोड हो गया, तो अब ओला उबेर या उसके अंदर सपोज मैं जा रहा हूँ, तो आई हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। मीन्स ये ऐसी चीजों पे अगर आप सर्विस देना चालू करते हो, ये 9(5) वाली, तो वहां वो 20 लाख का लिमिट आपको नहीं लगेगा, बट अदर देन 9(5) वाली जितनी भी चीजें हैं, वहां आपको ये 20 लाख और 10 लाख का नियम लगता है। तो सब लोग देख लो मेरे साथ। Okay, point number F is done. Person making supply of services through e-commerce operator, but आपका इंडिविजुअल टर्नओवर 20 लाख से कम होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। जॉब वर्कर मेकिंग, नंबर जी, जॉब वर्कर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। एक जॉब वर्कर है जो रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहा है। इंटरस्टेट सर्विसेज है ना, जरा समझना, 2 चीजों पे जोर करना जरूरी है। एक है इंटरस्टेट एंड दूसरा क्या है? सर्विस। तो इंटरस्टेट एंड सर्विस 2 चीजें हैं इधर। तो अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो और वो भी सर्विसेज का, एंड आप कौन हो? तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है जॉब वर्कर। आप जॉब वर्कर हो, आप जॉब करते हो। सर जॉब वर्क सिर्फ गुड्स का होता है ऐसा नहीं होता है, सर्विसेज में भी जॉब वर्क पॉसिबल है, डेफिनेटली, क्यों नहीं।
सिर्फ गुड्स का जॉब वर्क होगा क्या? जॉब का मीनिंग होता है टास्क वर्क। अब सपोज मैं एल&टी कंपनी हूँ और मेरे को क्या काम मिला है मालूम है? सपोज मेरे को एक प्रोजेक्ट का टेक्निकल डिजाइन बनाना है। अब मेरे को बताओ, ये एक टाइप की जॉब हो गई। वो प्रोजेक्ट का टेक्निकल डिजाइन बना के मेरा काम खत्म। आई एम अ जॉब वर्कर, आई एम अ सप्लायर ऑफ सर्विस। दिस टू मींस जो जॉब वर्कर है वो सिर्फ गुड्स देता है ऐसा नहीं, वो सर्विसेज भी दे सकता है। जी, जो मैंने अभी एल&टी का एग्जांपल बताया, यही एल&टी का गुड्स का जॉब वर्क का एग्जांपल बता रहा हूँ। एल&टी को सपोज किसी ने स्पेशल पर्पस मशीन बनवाने का ऑर्डर दिया, तो मेरे को 5 ऐसे टाइप के मशीन बना के दो, और एल&टी ने वो 5 यूनिक मशीन बना के दे दिए, खत्म हो गया। ये भी एक टाइप का जॉब वर्क का एग्जांपल हो गया। तो आप है ना, आपके माइंड में कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि जॉब वर्कर वाले सब सर गुड्स के ही लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, सर्विसेज में भी जॉब वर्क होता है। और यहाँ इसी चीज की बात है। देखो पॉइंट नंबर एफ, सॉरी जी, पॉइंट नंबर जी, जॉब वर्कर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और ये सर्विस किसको देता है? ये एक चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। मीन्स अगर ये जी पॉइंट को मेरे को एक्सप्लेन करना है ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, पहले आप जॉब वर्कर होने चाहिए, दूसरा आप इंटरस्टेट सप्लाई करते होने चाहिए, तीसरा आपका सप्लाई सर्विस का होना चाहिए, एंड चौथा आपका जो सर्विस लेने वाला बंदा है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये 4 कंडीशन फुलफिल होती है तब पॉइंट जी में आते हो। अब यहाँ आपको क्या बताया है कि आप स्पेसिफाइड कैटेगरी में हो और स्पेसिफाइड कैटेगरी वालों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, तो ये जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बट उसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि इफ टर्नओवर क्रॉसेस 20 लाख और 10 लाख और वो इज रजिस्टर्ड वॉलंटरीली, मींस जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा दिया वहां तो कोई टेंशन ही नहीं। बट जिनका टर्नओवर भी 10 लाख 20 लाख क्रॉस होता है जॉब वर्कर का, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। एंड नंबर 2, वो इज इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज रिलेटिंग टू, देखो, ज्वेलरी सर्विसेज रिलेटिंग टू, आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ रमेश? क्या सॉरी क्या हुआ? आवाज नहीं आ रहा है मेरा क्या? नो सर, वो गलती से अनम्यूट हो गया। आप बातें मत करो भाई, चलो आगे बढ़े। तो ये पॉइंट देखो, जॉब वर्कर वाले केस में एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपका 20 लाख क्रॉस हो जाता है या 10 लाख क्रॉस हो जाता है या फिर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करते हो, तो फिर यहाँ से बाहर हो आप, क्योंकि 23 में किनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है वो बात है। आप सामने से ही करा लेते हो तो फिर यहाँ एप्लीकेबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं। दूसरा, आपका 20 लाख या 10 लाख क्रॉस हो जाता है तो कराना है कंपलसरी। एंड तीसरा क्या, अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, कैसी? इन रिलेशन टू ज्वेलरी, सर्विसेज रिलेटिंग टू ज्वेलरी, गोल्डस्मिथ एंड सिल्वरस्मिथ। मींस गोल्ड के गहने बनाने वाला गोल्डस्मिथ है, सिल्वर के गहने बनाने वाला सिल्वरस्मिथ है। तो आप ये ज्वेलरी के रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो, आप जॉब वर्कर हो, मींस किसी को ज्वेलरी बनाना है और आप है ना वो ज्वेलरी बनाने के एक्सपर्ट हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। यस, यहाँ आपको ये यू आर आउट ऑफ दिस सेक्शन नंबर 23, ये 23 में से आप बाहर हो, ठीक है? तो यहाँ आपका ये सेक्शन नंबर 23 खत्म होता है, ठीक है? इतने लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अभी एक और पॉइंट बचा है, ई एफ जी के बाद एच पॉइंट है। एच ये रहा, देखो, एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स विथ, मींस पहले तो सप्लाई ऑफ गुड्स, वो भी एक्सक्लूसिवली, मींस कोई आदमी सिर्फ गुड्स का सप्लाई करता है, विथ एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 40 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो ये भी बता दिया है। देखो, अगर एग्रीगेट गुड्स का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, हाँ यहाँ एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्जम्प्ट टैक्सेबल सब मिला के अगर 40 लाख से कम हो रहा है अप टू 40 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये किसकी नई चीज ऐड हुई ना, दैट इज वाई अभी आप ये लर्न कर रहे हो। ये 40 लाख आगे आपने देखा था 22(1) में, वो कहाँ से आया था? तो ड्यू टू दिस नोटिफिकेशन, ये नया नोटिफिकेशन नंबर 10 2019 आया ना, उसके थ्रू अभी हमने वो लिमिट्स वगैरह चेंज की और अभी हमने 40 लाख भी लिखे, ठीक है? तो वो नोटिफिकेशन ये रहा। तो देखो, एनी पर्सन इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स विद एग्रीगेट टर्नओवर कितना? अप टू 40 लाख, 40 लाख तक, और वो भी कब? इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मींस पहले हम पिछले साल का टर्नओवर देखेंगे, और पिछले साल का अगर 40 लाख से कम है और हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करते हैं, तो फिर इस साल रजिस्ट्रेशन कराना कि नहीं वो सोचेंगे,
ठीक है। और यहाँ उसका एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है? अपवाद। क्या क्या है इधर एक्सेप्शन में? देखो तो इधर एक्सेप्शन में है इतनी आइटम्स, कितनी है? ये एक्सेप्शन में है ए से लेकर के डी तक की आइटम्स। मीन्स पर्सन रिक्वायरिंग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ये अपवाद है। मीन्स जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाले हैं उनको तो फिर ये 40 लाख वगैरह कुछ नहीं देखना है। सर ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाले कौन है? तो सेक्शन 24 में है। सर कहाँ है बट? तो देखो इसका चार्ट मैंने नेक्स्ट पेज पे बनाया, ये रहा। इतने लोगों को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। पढ़ते आगे। फिर नंबर बी, पर्सन सप्लाइंग फॉलोइंग गुड्स। ये गुड्स में जो डील कर रहे हैं वो, एक है आइसक्रीम देखो एक दो एग्जांपल थे पहले, आइसक्रीम वाले। दूसरा है एडिबल आइस बेचते हैं, बराबर है। फिर है पान मसाला बेचते हैं, बीच में एक एग्जांपल आया था और मैं बता रहा था कि ये सब में है ना रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कंपलसरी करना है। तो ये पान मसाला मीन्स इनको ये सब बेनिफिट नहीं मिलता। तीसरा है टोबैको, टोबैको में जो डील कर रहा है, या टोबैको की के सब्स्टिट्यूट्स, टोबैको की जगह आप कुछ दूसरा यूज करो, कुछ केमिकल, तो वो। एंड पर्सन मेकिंग इंट्रास्टेट सप्लाई इन, किसका? इंट्रास्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरा स्टेट से में सप्लाई कर, उसमें पीयूटी सतनाम क्यूब, पौंडीचेरी, उत्तराखंड, त्रिपुरा, सतनाम में वो सब लोग। यहाँ अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो मीन्स ये स्टेट के अंदर ही आपका बिजनेस है, ठीक है। फिर चौथा, पर्सन हु हैज मेड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर 25(3), जिन्होंने 25 वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा दिया है वो। तो ये सब लोग को मीन्स ये एक्सेप्ट के बाद जो एबीसीडी लिखा है ना, ये पहले ये आया, फिर बी आया, सी आया, डी आया, ये लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। मीन्स यहाँ आपको एक्चुअली एच पॉइंट में लिखा है रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, बट एच पॉइंट का एक्सेप्शन मीन्स रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोग। तो जो सेक्शन 24 में हम पढ़ेंगे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वो लोगों को तो रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है, बट ये वाले लोग जो है, जो ये नोटिफिकेशन में से एक्सक्लूड हुए हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी। ओके, तो इतनी चीजें आई। यहाँ हमारे 2 सेक्शन हुए, 22 एंड 23, ठीक है। अब मैं आपको रिस्पेक्टिव जगह पे कुछ ले जाता हूं और बताता हूं। एक मिनट। ओके, देखो इधर मैं आपको दोनों दोनों टाइप के स्टूडेंट्स जो है, इधर सीए वाले भी बच्चे बैठे हैं, सीएमए वाले भी बच्चे बैठे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आपके जो रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स के अंदर ये प्रोविजन कहाँ लिखी है, ठीक है। तो आपको क्या क्या मैंने पढ़ाया और क्या क्या हम पढ़ सकते हैं खुद, ये देखो। पहले मैं सीएमए इंटर वालों को मॉड्यूल बता देना चाहता हूँ। यहां से आपका चालू हो रहा है चैप्टर नंबर 5, आपको कम पेजेस है। उसमें 5.1 में इंट्रोडक्शन, रजिस्ट्रेशन का महत्व बताया कि क्यों रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ये एक पॉइंट मस्त है, एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कराओगे तो क्या फायदा होगा, ये इन्होंने इधर लिखा है।
ये डिस्कस करना बाकी है हमारा। फिर एक्सेप्शन ऑफ वन रजिस्ट्रेशन वन स्टेट, ये कुछ पॉइंट है, वो लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। फिर यहाँ मेनली 22 नंबर का सेक्शन आया था, 22(1) जो हम पढ़ चुके हैं। फिर ये जॉब वर्कर का नया पढ़े थे कल। फिर एडवांटेजेस ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ये एक अभी डिस्कस करना बाकी है। फिर एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन इधर भी दिया है, देखो उसमें क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है, सब लिखा है। फिर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखना सब लोग। फिर उसके भी इलस्ट्रेशन दिए हैं उन्होंने, मैं अभी नहीं जाता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आप पढ़ सकते हो। फिर 22(2), 22(3), 22(4) अमालगमेशन डीमर्जर। फिर किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, तो उसके अंदर उन्होंने ना लिमिटेड चीजें लिखी है कि 23(1)A, उसके अंदर एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस एंड एग्रीकल्चरिस्ट, ये 2-3 चीज लिखी है। बट जो मेन चीज है, गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल नोटिफाई करेगा। और मैंने क्या किया है, ये 23(2) का पूरा लिस्ट बना के आपको दे दिया है। देखो ये रहा 23(2) का पूरा लिस्ट, ये स्पेसिफाइड कैटेगरी है ना, ABCDEFG, आया समझ में। तो ये थोड़ा कम लिखा था हमारे मॉड्यूल में। फिर यहाँ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 24 दिया है। तो है ना, मैं इंटर वालों को बता रहा हूँ, CMA इंटर वालों को, क्या है ना, पेज नंबर 349, 50, 51, ये 3 एंड इवन 52, यहाँ तक आप पढ़ सकते हो। 49, 50, 51, 52 यहाँ तक आप पढ़ सकते हो। कुछ पॉइंट मैंने नहीं चलाया, वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा। CA वालों को मैं बताना चाहता हूँ, आपका मॉड्यूल ये रहा, और उसके अंदर शुरू शुरू में तो डेफिनेशंस वगैरह दी गई है, तो वो डेफिनेशंस आप देख लेना। और फिर यहाँ ये सबसे पहले उन्होंने सेक्शन 22 को डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, और 22 मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो वो आप पढ़ सकते हो। फिर उसके नीचे ये जो एनालिसिस पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को CA की मॉड्यूल में यही लगता है, एनालिसिस पार्ट। उसमें 1.1 बाय 1 वो सब डिस्कस करते हैं, तो ये सब चीजें आपको भी देखनी है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे बना के देते हैं CA वाले, आपको मालूम है ना। मैं है ना ये सब, सर ये दोनों को कॉमन में क्यों बताते हो? मैं इसलिए बताता हूँ आपको ये कॉमन में, कि है ना, मैंने CMA वाले बच्चों को ये CA का मॉड्यूल भी भेजा है, और CA वाले बच्चों को CMA का मॉड्यूल भी भेजा है। क्यों ऐसा मैंने बताया है कि CA का मॉड्यूल जो है ना, उसके अंदर एग्जाम्पल्स की क्वांटिटी है वो कम है, बट एनालिसिस बहुत अच्छा है। और CMA वालों की बुक में एग्जाम्पल्स सबसे बेस्ट है, उसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन का जो मेन प्रोविजन का पार्ट है ना, उसका प्रेजेंटेशन या एनालिसिस पार्ट है वो थोड़ा मिसिंग है। तो दोनों को एक दूसरे का दे दिया है, तो आप दोनों अपने अपने एक दूसरे के बुक्स, प्रोफेशनल बुक्स है। वैसे भी कोई भी प्रोफेशनल स्टूडेंट है ना, रेफरेंस बुक तो रिफर नॉर्मली करते हैं टैक्सेशन के लिए। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक दूसरे के मॉड्यूल रिफर करो। आपके जितने भी ऑथर है, बांगर साहब से लेकर के कोई भी ले लो XYZ, वो सब लोग इसी मॉड्यूल्स के इलस्ट्रेशन को बेस बना के अपने नए नए क्वेश्चंस प्रस्तावित करते हैं, लिखते हैं और रेफरेंस बुक बनाते हैं। तो है ना, दैट इज वाई ये एक दूसरे का पढ़ लिया तो इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए रेफरेंस बुक। सो दैट इज वाई मैंने आपको वो शेयर किया था। तो आप लोग CA वालों बच्चों को बता रहा हूँ कि ये सेक्शन 22 आपका हो चुका है, वो आप देख सकते हो। ये 12 नंबर का पेज, 13 नंबर का पेज, 14, ये सब आप देख सकते हैं। फिर पर्सन्स हु आर नॉट लायबल, ये सेक्शन 23, तो 23 भी इधर दिया है। और मजे की बात बताऊं, CA वालों ने पहली बार सेक्शन 23 का डायरेक्ट नहीं दिया है, देखो है ना, सेक्शन 23, 24 दोनों में से एक का भी डायरेक्ट नहीं दिया है। पहली बार CA वालों ने ऐसा किया, देखो ये रहा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अब मैं आपको सीधा वही सेक्शन 24 के ओर ले जाना चाहता हूँ कि इन लोगों को कुछ सोचना नहीं है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है। ये छठा पॉइंट, पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन में, यहाँ सेक्शन 23 है।
तो अब मेरा आज के दिन का सेशन जब खत्म होगा तब सीए वाले आप अपने कुछ 25-30 पेज तक आप जा सकते हो आराम से, और सीएमए वाले पहले 4 पेज तक जा सकते हैं, है ना। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। द पर्सन हु आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। 22 वाले सेक्शन में क्या पढ़ा था? पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड, मीन्स उसमें जितने लोग कवर्ड है उनको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। फिर 23 में किसको नहीं कराना चाहिए, एंड 24 में क्या कहा है कि कंपलसरी, कंपलसरी मींस चॉइस ही नहीं है, यू डोंट फॉलो सेक्शन 22 इवन 23, ये ऐसा है। यहाँ आप आए तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। तो देखो पहले नंबर 1, पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। नाउ अब आप है ना बहुत अच्छे से समझ लगोगे। कोई आदमी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अब यहाँ क्लैरिटी नहीं है कि गुड्स का सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज का, बट जिसका भी कर रहा है इंटरस्टेट कर रहा है उसको कंपलसरी। सर अभी तो आपने पढ़ाया कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो है, सॉरी ये जो 20 लाख से कम वाले सर्विस वाले थे, 20 लाख से कम वाले हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले थे, 20 लाख से कम वाले हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले कैजुअल टैक्सेबल पर्सन थे, हैंडमेड गुड्स वाले थे 20 लाख से कम वाले, ये लोग तो इंटरस्टेट करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है उनको। तो वो सेक्शन नंबर 23 में हमने पढ़ा, और यहाँ तो आपको ऐसा कहा है कि भाई इनको कंपलसरी है। तो सर कहने का मीनिंग क्या है? तो पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, बट देखो इसकी एक्सेप्शन दी है, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। देखो सर्विस वाले आ गए जो उधर एक्सेप्शन में कवर्ड है, एंड दूसरा हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले आए, ये यहाँ प्रोविजन में से स्पेसिफिक निकाले गए हैं, यहाँ से निकाले गए हैं इसलिए उधर आए हैं, ठीक है। यहाँ तो क्या कंपलसरी प्रोविजन था रजिस्ट्रेशन का, इसमें से निकाला, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में से निकाला, तो उसका मीनिंग वो आया कहाँ? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में से निकाला, तो अब वो कहाँ आया कि जिनको नहीं करना है रजिस्ट्रेशन वो लिस्ट में आएगा, तो सेक्शन 23 वाले लिस्ट में। और नीचे देखो, अबो एक्सेप्शंस वुड बी एप्लीकेबल व्हेन आपका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से कम हो। ओके, अब मैं आपको है ना थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये लॉ फ्रेमर्स क्या करते हैं। लॉ फ्रेमर्स जब लॉ बनाते हैं ना तब ये खास ध्यान में रखते हैं कि एक जगह कोई चीज इंक्लूड कर ली तो फिर वो चीज दूसरी जगह में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। मीन्स फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक तरफ बता दिया सेक्शन 24 में कि इनको रजिस्ट्रेशन कराना है, इनको रजिस्ट्रेशन कराना है, कंपलसरीली कराना है इंटरस्टेट सप्लाई वाले सभी को। अब ये प्रोविजन में से किसी को निकालना है तो एक नया नोटिफिकेशन बनाना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा कि ये लोग जो है ये नोटिफिकेशन में कवर होने वाले, उनको ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन नहीं लगेगा, उनका जब टर्नओवर 20 लाख होगा तभी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन लगेगा। तो देखो लॉ एक बार जनरल बना दिया, बट कुछ लोगों को वो रूल अप्लाई नहीं करवाना है तो उनके लिए नोटिफिकेशन बनाएंगे। और अगर आपको ध्यान से अगर आपने देखा हो तो सेक्शन 23 जो है वो उसमें सब नोटिफाइड आइटम्स ही पढ़ी है हमने, आप देखो ध्यान से 23 में ये सब नंबर 2 जो पढ़ा उसमें स्पेसिफाइड कैटेगरी आइटम्स, और ये स्पेसिफाइड कैटेगरी आइटम्स में आप जितनी भी आइटम देखोगे ए से लेकर के एच तक सभी में सभी का आपको नोटिफिकेशन नंबर मिलेगा, जहां जहां नोटिफिकेशन होगा वहां। जैसे कि ये ए वाली आइटम है उसमें ये 5 नंबर का नोटिफिकेशन है, यहाँ 10 नंबर का नोटिफिकेशन है, यहाँ कौन सा है 56 नंबर का है, यहाँ 3 नंबर का है, यहाँ 56 नंबर का है, यहाँ कितना है, यहाँ 3 नंबर का है, यहाँ 6 नंबर का है, यहाँ कौन सा है बस, और जी और एच में नहीं है, ठीक है। बट यहाँ उसके अंदर ये सॉरी एच का नोटिफिकेशन नंबर 10 है, ये रहा। तो आप देखो हर एक आइटम्स नोटिफिकेशन थ्रू उन्होंने एक्सेप्शन बनाया हुआ है। तो अब मैं आगे ले जाता हूं आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में। अब सर ये सबका कंबाइंड इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इसका कंबाइंड इंटरप्रिटेशन ऐसा होगा कि अगर आप सर्विसेज में डील कर रहे हो इंटरस्टेट, और अगर आप 20 लाख क्रॉस नहीं हुए रजिस्ट्रेशन मत कराओ, 20 लाख के ऊपर हुए रजिस्ट्रेशन करा लो। दूसरी बात, गुड्स में डील कर रहे हो और इंटरस्टेट सेल कर रहे हो तो गुड्स में 2 प्रकार हो जाएंगे, एक हैंडीक्राफ्ट गुड्स, सॉरी तीन प्रकार, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, हैंडमेड गुड्स बाय स्मॉल यूज ऑफ मशीन, एंड तीसरा है अदर गुड्स, मींस अदर देन हैंडीक्राफ्ट, अदर देन हैंडमेड गुड्स,
उसके अलावा के बाकी के तीसरे। अगर आप हैंडीक्राफ्ट में हो और हैंडमेड में हो तो आप वो दोनों नोटिफिकेशन से कवर हो, तो उसके हिसाब से 20 लाख से अगर आपका टर्नओवर कम हो तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। इवन अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे किसी और स्टेट में जाना चाहते हो तो वहां भी आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड योर टर्नओवर इज लेस देन 20। बट आप हैंडीक्राफ्ट वाले नहीं हो, आप हैंडमेड वाले नहीं हो, तो आप रेगुलर गुड्स वाले हो, या रेगुलर सर्विस वाले हो, तो वहां आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है इफ यू आर डूइंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। अब मैं उदाहरण देता हूँ कि सपोज मैं ये पेन बेचता हूँ। अब ये पेन हैंडीक्राफ्ट गुड्स है? नो। हैंडमेड गुड्स है? नो। अब ये पेन लोकली बेचता हूँ और मेरा टर्नओवर 15 लाख है, तो रजिस्ट्रेशन कराना है? नो। बट सपोज यही पेन का मैं इंटर स्टेट सप्लाई करूँ तो रजिस्ट्रेशन कराना है, मेरा टर्नओवर 15 लाख है। तो यहाँ ये क्वेश्चन को आप जरा ये प्रोविजन से एनालाइज करें। ये पहले पॉइंट में ये चीज कवर होगी कि पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, यस। ये पेन टैक्सेबल सप्लाई में आता है, यस। अब क्वेश्चन ये है कि पेन अगर टैक्सेबल सप्लाई में आता है, तो आप देखो उसके एक्सेप्शन में से कहीं निकला है कि पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस? नहीं, सर्विस तो नहीं है, ये तो गुड्स है। और गुड्स में अंदर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स में हो तो नहीं, ये पेन हैंडीक्राफ्ट में भी नहीं आता। तो उसका मीनिंग ये एक्सेप्शन में कवर नहीं होता, मींस मेन प्रोविजन में आ गया। मेन प्रोविजन में आ गया तो 24(1) क्या बता रहा है कि इफ एनी पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, भले उसका टर्नओवर 20 लाख से कम हो, ही इज रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। समझ में आया ये सब? ठीक है सर। समझ लो, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, हैंडमेड गुड्स, वहां अगर आप इंटर स्टेट में जा रहे हो तभी वो 20 लाख देखना है, वहां भी 20 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन है। बट नॉर्मल गुड्स में डील कर रहे हो, जैसे कि ये पेन, तो वो वाले गुड्स में तो इंटर स्टेट सेल हुआ मींस आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया। सर ऐसा क्यों किया है? इसलिए किया है कि जब इंटर स्टेट सेल होता है ना तो आईजीएसटी लगता है। अब विदाउट टैक्स का गुड्स जाएगा दूसरे स्टेट में, सामने वाले को पे तो करना पड़ेगा, तो दैट इज वाई रजिस्ट्रेशन एक बार कराया होगा तो सामने वाले को क्रेडिट भी मिल जाएगा। सो दैट इज वाई ये प्रोविजन उन्होंने रखा है। इंट्रा स्टेट होते तो 20 लाख ठीक है, बट इंटर स्टेट है तो 20 लाख कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ हैंडीक्राफ्ट गुड्स देखना है और सर्विस देखनी है। सर्विस 20 लाख से कम है, नहीं रजिस्ट्रेशन कराना, और हैंडीक्राफ्ट गुड्स है 20 लाख से कम है तो नहीं कराना है। 20 लाख और बाकी के कोई भी गुड्स है तो 20 लाख देखने का ही नहीं। You are covered by section 24(1). You are doing interstate sale and you are liable to be registered. चलो दूसरा पॉइंट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग सप्लाई। अब है ना, ये कैजुअल वालों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। देखो कैजुअल वाले को कंपलसरी, बट उसका एक एक्सेप्शन है, क्या? वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो हमने पढ़ा। तो देखो वही चीज मैं इधर टिक कर रहा हूँ, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ये रहा देखो एक्सेप्शन। ओके और ये दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है कि आपका 20 लाख के ऊपर का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट, किसको रजिस्ट्रेशन कराना है? पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। अब नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो रिवर्स चार्ज वाले हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है, यस। अब है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं उदाहरण देता हूँ। सपोज आप मेरे को कोई सर्विसेज देते हो जो रिवर्स चार्ज में कवर्ड है, मीन्स सर्विसेज का रिसिपिएंट इस पे जीएसटी भरेगा। उदाहरण दो ना सर, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस, वो एडवोकेट सर्विस, स्पॉन्सरशिप सर्विस, बहुत सारी सर्विस है। सीए वालों को ये भी पढ़ाना बाकी है, सीए में इंटर वाले पढ़े हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज ऐसी है जो रिवर्स चार्ज में है। रिवर्स चार्ज में मीन्स वो सर्विस का जो रिसिपिएंट है वो बंदा उस पे जीएसटी भरेगा। सप्लायर डोंट हैव टू बी रजिस्टर्ड, तो सप्लायर रजिस्टर्ड होगा नहीं, सप्लायर जीएसटी भरेगा नहीं, तो रिसिपिएंट को तो खुद भरना ही पड़ेगा ना इस पे। तो यहाँ ये प्रोविजन लिखी है कि यस, अगर सप्लायर नहीं भरता तो एटलीस्ट रिसिपिएंट हैज टू पे द टैक्स, एंड रिसिपिएंट को टैक्स भरना है तो रिसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप कैसे टैक्स भर पाओगे? आप टैक्स का रुपया ऑनलाइन ही भरोगे, और ऑनलाइन कुछ भी काम रजिस्ट्रेशन के बिना होता नहीं है, जीएसटी में ऑनलाइन ही भरा जाता है। सो भरने के लिए यू हैव टू बी रजिस्टर्ड। तो दैट वाज द पॉइंट आई वाज डिस्कसिंग। अब देखो, तो पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर द आरसीएम, दैट इज द थर्ड आइटम। फिर आगे देखो चौथी आइटम,
non-resident taxable person making taxable supply. Non-resident taxable person making taxable supply. अब सर ये क्या है, ये नहीं पढ़ाया मैंने आपको. Now what is not resident taxable person? सुने सब लोग. जैसे मैंने अभी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का उदाहरण पढ़ाया था कि मैं गुजरात में हूँ और अब मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मुंबई में 10 दिनों के लिए एक बड़ा सेल लगा है, वहां मैं एक स्टॉल लेना चाहता हूँ और वहां मैं 10 दिन के लिए बेचना चाहता हूँ. तो उस वो पर्पस के लिए मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ, मेरा कोई दूसरा पर्पस नहीं. अब ये एग्जाम्पल को मैं सिर्फ एंगल बदल दूं तो ये नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का कंसेप्ट आ जाएगा. ये क्या है सर? सपोज ये ही स्टॉल में, जैसे मैं जा रहा हूँ गुजरात में से, तो आई एम अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बट यही स्टॉल में एक अमेरिका वाला आदमी भी आता है 10 दिनों के लिए, और वो स्टॉल में आके वो क्या करेगा, तो अपने गुड्स वहां से बेचेगा. तो ये बंदे को क्या बोलेंगे? अगर गुजरात से महाराष्ट्र जाता तो उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते, बट अमेरिका से महाराष्ट्र आया तो उसको, पहले तो वो नॉन रेसिडेंट है ना, अमेरिका का है, मींस इज अ नॉन रेसिडेंट. तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट बट टैक्सेबल. क्यों? क्योंकि इंडिया में आके गुड्स बेचता है ना, तो ही मस्ट हैव टू पे टैक्स. तो इज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. देखो, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का पढ़ते हैं तो उनको क्या नियम है कि जो भी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो इंडिया में आए तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फोर्थ पॉइंट. अब ये फिफ्थ पॉइंट है. फिफ्थ पॉइंट किसका है? हाँ बोलिए सर. अगर वो नॉन रेसिडेंट पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड बेचता है तो उसको नहीं करवाना है ना फिर तो? अबे ना, पहले तो मैं बता देता हूँ ये हैंडीक्राफ्ट कंसेप्ट किन के लिए है. अगर आप उसके एक्चुअली स्टूडेंट लेवल पे आप वो नोटिफिकेशंस नहीं पढ़ते, मैं आपको जस्ट एक मिनट ये नोटिफिकेशंस दिखाना चाहता हूँ. ये नॉन हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए कौन कौन से नोटिफिकेशन है देखो. तो ये है नोटिफिकेशन इधर पॉइंट नंबर सी में देखो, नोटिफिकेशन नंबर 56. फिर यहाँ नोटिफिकेशन नंबर यहाँ भी 56 है. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 56 नंबर का नोटिफिकेशन किसने दिया होगा मेरे को बताओ? डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट ने ही दिया होगा. और इंडियन गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन दिया है तो किसको प्रमोट करने के लिए नोटिफिकेशन दिया है? तो भारत में बनने वाले नोटिफाइड गुड्स को, सॉरी हैंडीक्राफ्ट गुड्स को प्रमोट करने के लिए नोटिफिकेशन दिया है. अब आप सोचो कि जो इंडिया के बाहर ये काम कर रहा है, तो हमको इंडिया के हस्तवर्णाट वाले लोगों को प्रमोट करना है या विदेश को? तो डेफिनेटली इंडिया के. तो ये प्रोविजन किसके लिए लगेगी? इंडियंस के लिए ही लगेगी. और बाय द वे भारत में जो भी नोटिफिकेशन लगता है ना, वो किनको लगता है? तो जो लोग भारत में बिजनेस करते हैं उनको लगता है, भारत में जो रजिस्टर्ड है उनको लगता है. तो ये अमेरिका वाला जो इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो नॉन रेसिडेंट है, इवन अनरजिस्टर्ड है, और वो बंदा कुछ 10 दिनों के लिए भारत में वो उसमें आना चाहता है तो वहां उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. तो यस, इज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड. मैं आपको उदाहरण देता हूँ उसके. हमारे नरेंद्र मोदी जब तक गुजरात में सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, आपको मालूम है 2014 से पहले तक, तो वो है ना हर 2 साल में इंडस्ट्रियल समिट का आयोजन करते थे गुजरात में. गुजरात में विदेश में से लोग आते थे और गुजरात में वो क्या करते थे? बिजनेस का आयोजन करते थे. और वो गांधीनगर में वो महात्मा मंदिर में वो बड़ा स्टॉल लगाते थे, उसमें बहुत सारे विदेशी लोग आते थे. तो वो उस टाइम अगर वो प्रोविजन अब अगर वो लगा रहे, ये 2020 का सिनेरियो आफ्टर 1717, दैट इज आफ्टर जीएसटी, तो आफ्टर जीएसटी उनको क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट बोलेंगे, बट टैक्सेबल पर्सन. क्यों? क्योंकि ये भारत में वो ऐसे गुड्स बेचना चाहते हैं जिसपे भारत में जीएसटी है. तो वो लोगों को नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कहा जाएगा और उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा. ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट नंबर 4. 5वां है ई कॉमर्स ऑपरेटर. ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, और उनको क्या करना होता है? क्यों ऐसा उनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराया मालूम? कि एक सेक्शन है 52 जिसके अंदर है ना,
हमारे CGST एक्ट का ही सेक्शन 52 है, उसमें TCS काटना होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 1%। मीन सर ये समझाओ ना ये क्या है। ये समझा रहा हूँ कि सपोज कोई आदमी ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू ट्रांजैक्शन करता है और पेमेंट भी ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू ही जाता है। उदाहरण कि सपोज आप कोई जीन्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऑर्डर करते हो, किसमें से, सपोज स्नैपडील या अमेजोन या फ्लिपकार्ट में से। अब आप सोचो ये लोग कौन है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ओके, अब वो क्या करता है, आपकी प्रोडक्ट का लिस्टिंग कराता है अपनी जगह पे, उसके आपसे रुपए लेगा। दूसरा, अब वो अलाउ करेगा कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो सब गुड्स आप बेच पाए। तो होगा क्या, सपोज मैंने तो जस्ट डायल का या फिर फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उसमें 10-15 चीजों को देखा और उसमें मैंने किसी का ऑर्डर दिया। अब है ना, वहां ही पेमेंट गेट आता है, वहां मेरे को पहले पेमेंट कर देना है, या फिर कभी कभी कुछ लोग कैश ऑन डिलीवरी भी रखते हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी जो भी है। बट मेनली सपोज उनके रूट थ्रू पेमेंट जाता है, तो पेमेंट एक बार कहाँ चला जाएगा, तो फ्लिपकार्ट वालों के पास चला जाएगा, और वो फ्लिपकार्ट वाले वो पेमेंट में से अपना कमीशन वगैरह काट के बाकी का पेमेंट वो गुड्स जिसका है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है सपोज आईबॉल कंपनी की, तो आईबॉल कंपनी ने अपने आप को फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर्ड कराया है, और फ्लिपकार्ट में से उनकी प्रोडक्ट की चीजें हम देखते हैं, डिटेल देखते हैं और ऑर्डर करते हैं, पेमेंट में से फ्लिपकार्ट वाला अपना कमीशन काट के बाकी का रुपया वो आईबॉल वाले को ट्रांसफर करेगा। जब वो आईबॉल वाले को वो रुपए ट्रांसफर करता है ना, तब उसको TCS काट के ट्रांसफर करना है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये है सेक्शन 52। तो ये जो सेक्शन 52 में जो लोग कवर्ड है ना, उन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। देखो, ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज टू डिडक्ट TCS और उसका रेट है 1% अंडर द CGST। तो सिमिलरली दूसरा 1% SGST एक्ट में होगा, तो टोटल TCS 2% होगा। अब है ना, मैंने थोड़ा एनालिसिस करके उसको बाइफरकेट किया है। क्या बाइफरकेट किया है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के दो पार्ट बनाए। एक है 95 वाले। कौन है 95 वाले? 95 में वो दो ही लोग है ना, आपको मालूम है दो लोग कौन? 95 वाले कौन? तो उसके अंदर दो ही चीज है, मैंने अभी बोला था, ओला उबेर वाले एंड मेक माई ट्रिप वाले, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन वाले एंड वो होटल वाले। तो देखो, ई कॉमर्स ऑपरेटर में दो लोग हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ लिखा है कवर्ड अंडर 95 एंड दूसरा लिखा है अदर्स। अब जो 95 वाले हैं तो उनको तो रजिस्ट्रेशन कराना है, बिकॉज दे आर कवर्ड अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वो लोग है ना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होते हैं, उनको GST में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि RCM के लिए हमने पढ़ा है, ये रहा नंबर 3, तो दे हैव टू बी रजिस्टर्ड एज ए RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले। ठीक है, एंड अदर ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो अदर ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन कराना है, तो यस, अगर आप वो TCS कलेक्ट करने की प्रोविजन में आते हो तो आपको करना है। तो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज पर दिस सेक्शन, दैट इज अमेजन, स्नैपडील, ये सब लोग। दूसरा है पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ अदर देन 95 थ्रू ई कॉमर्स। अब है ना, यहाँ ई कॉमर्स वाला खुद है, यहाँ बात हो रही है अमेजोन, फ्लिपकार्ट और वो सब की, और यहाँ कौन है? यहाँ सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स, मीन्स जो यहाँ आईबॉल की बात हो रही है कि जिन्होंने अपने गुड्स ऑनलाइन रखे। ठीक है, तो अब आईबॉल वाले को रजिस्ट्रेशन कराना है, ये प्रोविजन। तो एक्सेप्शन है उसका, सर्विस टर्नओवर अगर आप 20 लाख 10 लाख से कम हो तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है ई कॉमर्स ऑपरेटर। उसमें दो ही एक्सेप्शन है। कौन से दो? वो मीन्स जिनको किनको रजिस्ट्रेशन कराना है, दो ही लोगों को कंपलसरीली, और उसमें एक है वो मेक माई ट्रिप एंड दूसरा है ओला उबेर, है ना। तो इतना प्रोविजन था। अब आगे का देखते हैं। अब है नंबर 6। इसमें क्या आता है सर? पर्सन who are required to deduct TDS under section 51। ये सर क्या है? required to deduct tax। deduct tax मीन्स यहाँ इसको TDS बोलेंगे। क्या बोलेंगे? TDS। सर TDS तो इनकम टैक्स में नहीं आता, इनकम टैक्स में भी आता है और GST में भी आता है। GST में TDS क्या आता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। GST में TDS क्या सर? If buyer return goods to e-commerce operator, so they have to return the TCS also।
नो, उसके रिलेटेड प्रोविजन जो है वो मैं आपको आईटीसी के दौरान डिस्कस करूंगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के दौरान, है ना। एक लड़की ने पूछा है कि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर से गुड्स मंगवाए, अच्छे नहीं आए, हमने वापस कर दिए, तो वो जो टीडीएस उन्होंने काटा है वो रिटर्न करना पड़ेगा। तो वो सब आईटीसी के रिलेटेड प्रोविजन है, अभी मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, बट लेटर ऑन जाऊंगा तब डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ देखो टीडीएस क्या है। अबे ना टीडीएस में मैं बता देता हूँ, ये प्रोविजन मैंने लिखी ही है, देखो ये एडिशनली मैंने लिख के दे दिया है आपको, टीडीएस किनको करना है। तो देखो सब लोग, मैं ओरली पहले समझा देता हूँ फिर अंदर से पढ़ लेते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट हूँ, सुनिएगा, अगर मैं गवर्नमेंट हूँ और मैं कोई आदमी को काम सौंपता हूँ गुड्स या सर्विस का, और वो गुड्स और सर्विस टैक्सेबल है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को रोड बनाने का काम देता हूँ, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड इज अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस। तो मैं गवर्नमेंट हूं, मैंने किसी को काम दिया और वो काम टैक्सेबल है, और उसमें मेरा टर्नओवर कितना है, सपोज वो चीजों में मेरा टर्नओवर है 20, कितने गवर्नमेंट कितने अमाउंट का काम देती है, तो सपोज गवर्नमेंट 2.5 लाख से ऊपर का काम देती है कोई एक आदमी को, और ये 2.5 लाख का अमाउंट पूरे साल का मिला के, मीन्स फॉर एग्जाम्पल शुरू में काम दिया वो 40,000 का था, फिर काम अच्छा लगा तो 1.5 लाख का और काम दिया, तो 1,90,000 हुए, फिर 1.5 लाख का काम दिया। अब ये कितने हो गए, अभी तक 190 थे, बट फिर से 1.5 लाख आ गए, तो अब कितने हो गए, अब डेफिनेटली कितने से ज्यादा हो गया, 3 लाख से ज्यादा हो गया, तो 3 लाख से ज्यादा हो गया ना, तो अब आप टीडीएस की प्रोविजन में, मीन्स गवर्नमेंट जब आपको पेमेंट देगा तो वो 1% टीडीएस सी जीएसटी का काटेगा, 1% एसजीएसटी का, ऐसा मिला करके 2% आपका टीडीएस भी कटता है। तो टीडीएस किनको है, तो टीडीएस गवर्नमेंट जब पेमेंट करता है किसी को 2.5 लाख से ऊपर का तब, एंड टीसीएस कब है, जब कोई आदमी ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू ट्रांजैक्शन करता है तब, ठीक है। तो देखो इधर व्हेन अरे यार सॉरी, एक मिनट, हाँ ये रहा सेक्शन, ये 6 नंबर का पॉइंट पढ़े, टीडीएस वाला। व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी, सीजी, एसजी, एलएजीए, फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी और अदर नोटिफाइड पर्सन मेकिंग अ पेमेंट, मींस पेमेंट कितने का, तो उसकी अमाउंट लिखिए, और ये पेमेंट किनको करना है, तो कॉन्ट्रैक्टर को, उन्होंने क्लियर लिखा है गवर्नमेंट पेमेंट किनको करता है, कॉन्ट्रैक्टर, तो पेमेंट टू ए कॉन्ट्रैक्टर कितना, ग्रेटर देन 2.5 लाख, है ना, 2.5 लाख से ऊपर का पेमेंट होना है, पेमेंट टू ए कॉन्ट्रैक्टर ग्रेटर देन 2,50,000 रुपए। तो ये सब लोग सी मीन्स गवर्नमेंट लोग मेकिंग अ पेमेंट किनको, टू ए कॉन्ट्रैक्टर, कितने का, ग्रेटर देन 2,50,000, 2.5 लाख से ऊपर का, इन अ ईयर, मेन वर्ड है इन अ ईयर, then TDS at 1% CGST is to be deducted। अब 1% CGST लगता है, तो CGST कभी अकेला नहीं लगता, CGST और SGST साथ साथ में ही लगता है इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, तो यहाँ TDS काटना कंपलसरी। अब है ना लास्ट 4 आइटम बची है, इसमें एक है when person making taxable supply of goods or service or both on behalf of other person as an agent or otherwise, मीन्स अगर आप एज एन एजेंट काम कर रहे हो किसी और के, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, क्योंकि है ना, आपको मालूम है ना, कल मैंने बोर्ड पे बताया था आपको कि एजेंट का टर्नओवर मींस एजेंट जो भी बेचता है वो एजेंट में गिना जाता है, वो प्रिंसिपल में नहीं गिना जाता, तो एजेंट हैज टू बी रजिस्टर्ड। ओके, फिर आगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी, फिर ओआईडीएआर एंड अदर नोटिफाइड। अब अदर नोटिफाइड ये आइटम है ना, यहाँ तो गवर्नमेंट आगे जाके उन्होंने अपने लिए जगह बाकी रखी है कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी और को नोटिफाई कर सकता है, बट अभी 2 पॉइंट और बचे हैं, ये 8 नंबर और 9 नंबर, जिसमें इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रायल सर्विस की बात आ रही है, और ये चीज मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा। तो आज मैं 24वें सेक्शन में ये 2 चीजों को छोड़ के बाकी की सब चीजें मैंने ओरली डिस्कस कर ली है। अब आपको मैं मेरी एडवाइस है, आप अपने जो भी रिस्पेक्टिव सोर्सेज है
वो पढ़े, सीएमए वाले अपना मॉड्यूल पढ़े, सीए वाले अपना मॉड्यूल पढ़े और एक दूसरे के मॉड्यूल भी पढ़े, तो जिससे प्रोविजंस की क्लैरिटी होगी। जितना कॉमन में हो पाएगा मैं इधर लूंगा, जो फिर स्पेसिफिक है वो उनको रिस्पेक्टिव उनकी जगह पे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी कॉमन में इतना पढ़ा और आज का सेशन मैं खत्म करता हूँ। किसी को कोई डिफिकल्टी डाउट हो तो अब मेरे को पूछ ले।